आज हम प्रोटीन्स की फर्दर तफसील पढ़ेंगे और मैं चंद चीज़ें रिपीट करता हूँ। सबसे पहले प्रोटीन की कंपोजिशन, ये याद रखना, कंपोजिशन का मतलब है इसमें कौन कौन से एलिमेंट्स हैं। तो इसमें है कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। ये परमानेंट एलिमेंट्स हैं जो इसमें पाए जाते हैं। बाज़ प्रोटीन के साथ, सबके साथ नहीं, कुछ और भी हो सकता है। मसलन कहीं सल्फर होगा, कहीं फास्फोरस भी हो सकता है, कहीं और कोई चीज़ हो सकती है, वो इजाफी हैं, इसलिए इसको शामिल किया। दूसरी बात है इसका बिल्डिंग ब्लॉक या यूनिट क्या है। तो ये हमने बताया था आपको, अमाइनो एसिड्स। और जो प्रोटीन में इस्तेमाल होने वाले अमाइनो एसिड्स हैं उनकी तादाद है 22 टाइम्स। 21 तरह के अमाइनो एसिड से मिलकर सारे प्रोटीन्स बनते हैं। और हर अमाइनो एसिड का एक सेंट्रल कार्बन होता है जिसको अल्फा कार्बन कहा जाता है। और इस अल्फा कार्बन के साथ एक तरफ C डबल बॉन्ड OH होता है, इसको COOH भी पढ़ते हैं या लिखते हैं। दूसरी तरफ R, तीसरी तरफ NH2 और या अमाइनो ग्रुप, और चौथी तरफ R होता है। R इज अ वेरिएबल। अमाइनो एसिड सब में ये तीन फंक्शनल ग्रुप एक जैसे होते हैं, R का फर्क होता है। और हर अमाइनो एसिड का ये OH वाला ग्रुप भी रिएक्टिव है, NH2 वाला भी रिएक्टिव है। और जब दो अमाइनो एसिड या दो से ज़्यादा अमाइनो एसिड एक दूसरे के करीब आए और हालात हों, यानी एंजाइम भी हो, तो फिर इनमें रिएक्शन इस तरह से होगा। मसलन ये एक और अल्फा कार्बन है, इसके साथ ये NH2 है, तो इधर H होगा, इधर R होगा, इधर C डबल बॉन्ड O और OH होगा। तो इनमें से एक कार्बन का OH दूसरे कार्बन के H के साथ रिएक्ट करता है। ये राइबोसोम्स करवाते हैं ये रिएक्शन। आगे किसी जगह हम ये तफसील भी आपको बताएंगे बनते कैसे हैं। और ये H और OH जब मिलते हैं तो H2O बन के अलग हो जाता है, H2O निकल जाता है। ऐसे रिएक्शंस को हम डिहाइड्रेशन रिएक्शन भी कहते हैं, कंडेंसेशन भी कहते हैं। इस एक्शन के बाद ये कार्बन इस नाइट्रोजन के साथ मिल जाता है, तब इसको कहा जाता है CN बॉन्ड, यानी कार्बन नाइट्रोजन बॉन्ड भी है, लेकिन इसका एक्चुअल नाम क्या है? पेप्टाइड बॉन्ड है। और जब ये पेप्टाइड बॉन्ड से दो अमाइनो एसिड आपस में जुड़ जाए तब उनको डाइपेप्टाइड कहा जाएगा। यहाँ थोड़ा सा आपने एहतियात करना है। डाई पेप्टाइड नाम से क्या लग रहा है? यहाँ दो पेप्टाइड बॉन्ड हैं, हालांकि बॉन्ड एक है, क्योंकि ये डाई पेप्टाइड से पहला आया है तो ऐसा लगता है कि ये पेप्टाइड बॉन्ड दो है, जबकि पेप्टाइड बॉन्ड एक है, अमाइनो एसिड दो है। तो इसी तरह अगर तीन जुड़ जाए तो ट्राइपेप्टाइड, चार जुड़े तो टेट्रापेप्टाइड, और एक हद के बाद इनको पॉलीपेप्टाइड कहते हैं। फिर वो पॉलीपेप्टाइड काम करने के काबिल हो जाए तब उसको प्रोटीन कहा जाता है। अच्छा, दूसरी बात याद रखना है, जब ये दो अमाइनो एसिड जुड़ते हैं अब भी इस तरफ भी बॉन्ड बनाने की गुंजाइश है, इस तरफ भी बॉन्ड बनाने की गुंजाइश है। यानी ये अमाइनो एसिड दो तरफ से जुड़ने की वजह से चेन लंबी होने के चांसेस उस तरफ भी उतने ही हैं जितने इस तरफ, तो ये सीधी चेन बन सकती है। ये तो था प्रोटीन कैसे बनते हैं या अमाइनो एसिड कैसे जुड़ते हैं, इसका जिक्र। अब हम आते हैं जब प्रोटीन पॉलीपेप्टाइड बन जाए तो उसके बाद उसकी शक्ल कैसे वजूद में आती है। प्रोटीन का आखिरी शेप एक्वायर करने का अमल इसका ये कहलाएगा प्रोटीन के, ये 4 मरहलों पर मुश्तमिल होता है। इसको प्रोटीन्स की आप कह सकते हैं प्रॉपर्टीज या स्ट्रक्चर। हालांकि स्ट्रक्चर ये है, असल में प्रोटीन्स इस तरह चेन बनने के बाद 4 शक्लों में पाए जा सकते हैं। पहली शक्ल को कहा जाता है प्राइमरी स्ट्रक्चर, इसको प्रोटीन कन्फिग्रेशन भी कहा जाता है। और प्रोटीन कन्फिग्रेशन 4 मरहलों में मुकम्मल होता है। पहला है प्राइमरी स्ट्रक्चर, तो इसमें तवज्जो करना आपने। प्राइमरी स्ट्रक्चर में शक्ल कैसी रहेगी इसका डिस्कशन नहीं होता। इसमें ये चीज़ें अहम हैं कि कितने अमाइनो एसिड हैं किसी प्रोटीन में, कौन कौन से हैं और उनकी तरतीब क्या है। 3 चीज़ों पर फोकस होगा: नंबर ऑफ अमाइनो एसिड्स, टाइप और वैरायटी ऑफ अमाइनो एसिड्स एंड सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड।
ये बहुत अहम है। और आमतौर पर प्राइमरी स्ट्रक्चर में प्रोटीन लीनियर ही रहते हैं। लीनियर मीन्स एक लाइन में या अमाइनो एसिड की चेन बनी और यही चेन फाइनल शेप में आ जाए, इसी हालत में रहे और ये काम करने लग जाए तो इसको कहेंगे हम ये प्रोटीन है और ये प्रोटीन की प्राइमरी स्ट्रक्चर है। लेकिन अक्सर प्रोटीन बहुत बड़े होते हैं। बड़े होने की वजह से हर प्रोटीन इस शेप में नहीं रह सकता। जो बड़ा होगा प्रोटीन वो सेकेंडरी कॉन्फ़िगरेशन में आएगा, सेकेंडरी स्ट्रक्चर या सेकेंडरी कॉन्फ़िगरेशन। इसमें क्या किया जाता है, एक प्रोटीन की चेन तो बन गई है सीधी, सेल का ये ध्यान में रखना है, सेल के अंदर प्रोटीन पाया जाता है ना अक्सर, तो सेल के अंदर स्पेस लिमिटेड है, लिहाजा अब सेल छोटा सा है, प्रोटीन बड़ा है, तो क्या करना पड़ेगा, इसको किसी न किसी तरह फोल्ड किया जाएगा। फोल्डिंग के स्टाइल हैं, कुछ प्रोटीन इस तरह से फोल्डेड है, इसको कहते हैं अल्फा हेलिक्स, यानी ये हेलिकल फॉर्म में हो सकता है कोई प्रोटीन, या फिर कोई प्रोटीन इस शेप से हट के यूं हो सकता है, फोल्डिंग हुई ना ये, इसको कहते हैं बीटा प्लीटेड शीथ, बीटा प्लीटेड शीथ कहते हैं इसको। तो अब अगला सवाल पैदा होगा कि क्या ये हमने जो थोड़ा सा फोल्ड करने की कोशिश की है ये इसी हालत में रहेगा या खुल जाएगा, तो ये इसी हालत में रहेगा, खुलेगा नहीं। क्यों नहीं खुलेगा ये सवाल है। अच्छा, एक पेज किसी के पास लूज है तो मुझे दे दें प्लीज, लूज या फ्री कोई पेज है तो मुझे दे दें, तो मैं आपको फाड़ के नहीं देना, फाड़ के नहीं देना। चलो ये थैंक यू बेटा। ये जो बीटा प्लेटेड शीट हमने वैसे ही किया था ना, इसको आप यूं समझ लीजिए इस तरह से, एक फोल्ड है, दूसरा फोल्ड है और तीसरा फोल्ड इस तरह से, जैसे आप मुख्तलिफ तरह के जहाज वगैरह बनाते हैं, बस ये है, हाँ जी, पंखा बनाते हैं, इसी तरह से ये फोल्ड हो गया। फोल्ड होने के बाद अब देखें, इसको मैंने खोला, ये शेप दरअसल इस तरह से है, बात समझ में आ रही है। तो अब ये पेज भी तो पहले बिल्कुल स्ट्रेट था, अब हम छोड़ दें तो ये सुकड़ गया है, ये फोल्ड होने के बाद इसका साइज बहुत छोटा हो गया है। तो ऐसा क्यों हुआ है? असल में इस शेप को मेंटेन करने के लिए कुछ फोर्सेस चाहिए। वो फोर्सेस क्या हो सकती है, और इसी तरह ये शेप भी नहीं खुलेगी, ये तो धागे की तरह है और इस तरह से रेगुलर इंटरवल पर फोल्ड हुआ है। तो इन दोनों शेप को मेंटेन करने के लिए हाइड्रोजन बॉन्ड्स इस्तेमाल हो सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जो अमाइनो एसिड्स थे उनमें भी पार्शियल पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस हो सकते हैं, और उन पार्शियल पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज जहाँ भी आएंगे वहाँ हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा। तो पहली फोर्स जो इनको खोलने नहीं दे रही या इन फोल्ड्स को सीधा होने नहीं दे रही है, वो कौन सी है? हाइड्रोजन। समटाइम्स आयनिक बॉन्ड भी हो सकते हैं। आयनिक बॉन्ड्स, एक अमाइनो एसिड से हो सकता है पूरा कोई इलेक्ट्रॉन दूसरे में शिफ्ट हो जाए, तो शिफ्ट होने की वजह से क्या होगा, दोनों में चार्ज आ जाएगा, एक में पॉजिटिव एक में नेगेटिव, और पॉजिटिव नेगेटिव विल अट्रैक्ट ईच अदर, तो इस तरह से ये एक दूसरे से अलग नहीं होंगे। तीसरी फोर्स डाइसल्फाइड बॉन्ड, डाइसल्फाइड बॉन्ड भी हो सकता है। अब डाइसल्फाइड क्या है? मसलन आप देखें, ये इस तरह से एक फोल्ड हुआ है, इधर एक अमाइनो एसिड है और इसके सामने ये दूसरा अमाइनो एसिड है, ये यानी ये अमाइनो एसिड पहली लाइन का है, दूसरा अमाइनो एसिड ये आ गया। इन दोनों अमाइनो एसिड्स के साथ अगर सल्फर लगा हो तो इसका सल्फर और उसका सल्फर एक दूसरे के साथ बॉन्ड बनाएंगे। ये सल्फर यानी उस तरफ भी जुड़ गया है, इस तरफ भी जुड़ गया है, तो इसको कहते हैं डाइसल्फाइड, दो सल्फर बॉन्ड्स इन्वॉल्व। तीसरी चीज जो कम है इस शेप में वो है हाइड्रोफोबिक हाइड्रोफिलिक इंटरेक्शन। ये हम पहले भी पढ़ चुके थे, हाइड्रोफोबिक और हाइड्रोफिलिक इंटरेक्शन। इसमें क्या हुआ है, कुछ अमाइनो एसिड शर्मीले थे जो अंदर छुप गए, हाइड्रोफोबिक थे, जो हाइड्रोफिलिक थे वो सरफेस पर आ गए इधर, तो सरफेस वाले हाइड्रोफिलिक हैं, अंदर जो छुप गए हैं वो हाइड्रोफोबिक हैं। और क्योंकि
इनको पानी में ही रहना है तो ये कभी भी नहीं खुलेंगे। तो अब आप याद रखें कि प्रोटीन्स जब ज़रूरत कुछ ज़्यादा लंबे हो जाएं या पॉलीपेप्टाइड चेन्स लंबी हो जाएं तो वो या तो अल्फा हेलिकल फॉर्म में आ जाएगी या फिर बीटा प्लेटेड शीट में तब्दील हो जाएगी। ये हेलिकल फॉर्म और शीट फॉर्म ये एक दूसरे से अलग क्यों नहीं हुई? आई एम सॉरी, मैंने उल्टा बता दिया। बीटा प्लेटेड शीट ये है ऊपर वाली, अल्फा हेलिकल ये नीचे वाली, ठीक है। तो बहरहाल आपने ये याद रखना है कि ये स्ट्रक्चर्स खुली क्यों नहीं, तो उसमें 4 फोर्स हो सकती हैं, कभी चारों, कभी कोई एक, कभी कोई एक। तो हाइड्रोजन बॉन्ड बन सकता है, आयनिक बॉन्ड बन सकता है और डाइसल्फाइड बॉन्ड बन सकता है, हाइड्रोफोबिक हाइड्रोफिलिक इंटरेक्शन हो सकता है। इन सारी फोर्सेस की वजह से ये प्रोटीन अपनी शेप मेंटेन रखते हैं। तो अगर प्रोटीन सिर्फ अमाइनो एसिड की सीधी चेन होगी तो वो प्रोटीन की कौन सी कॉन्फ़िगरेशन है? प्राइमरी, या उसको प्राइमरी स्ट्रक्चर भी कहते हैं। अगर ये फोल्डेड हुई या इस तरह से कॉइल हुई है या फिर आप कह सकते हैं हेलिकल फॉर्म में आ गई तो वो कौन सी है? सेकेंडरी कॉन्फ़िगरेशन या सेकेंडरी स्ट्रक्चर। इसके बाद जो तीसरी शक्ल है उसको कहते हैं टर्शियरी स्ट्रक्चर। सर इसके लिए कोई कंडीशन फिक्स नहीं है कि हाइड्रोजन बॉन्ड होगी आयनिक? हाँ, ये कंडीशन तो है ना। देखें, जिन अमाइनो एसिड जो फर्स्ट करें 2 अमाइनो एसिड करीब आ गए, अगर वो दोनों पोलर होंगे तो हाइड्रोजन बॉन्ड बन सकता है, वरना नहीं बन सकता। तो ये डिपेंड करता है नेचर ऑफ अमाइनो एसिड के ऊपर। जो इंटरएक्टिंग अमाइनो एसिड्स हैं उनके नेचर पर डिपेंड करता है कि उनमें से कौन सा बॉन्ड बनेगा। मसलन किसी के पास सल्फर है ही नहीं तो डाइसल्फाइड बॉन्ड तो नहीं बनेगा ना। तो डाइसल्फाइड सिर्फ कब बनेगा? जिसमें सल्फर होगा, दोनों में होगा फिर। तो इसी तरह कोई आयनिक बॉन्ड बन जाएगा। तो ये भी कंडीशंस डिपेंडेंट है। अच्छा, टर्शियरी स्ट्रक्चर में क्या हुआ? इसमें हुआ ये है कि एक प्रोटीन इतना लंबा था कि इस तरह बीटा प्लेटेड शीट में या हेलिकल फॉर्म में आने के बावजूद सेल के अंदर इसके लिए स्पेस कम पड़ गया या इसके फंक्शन में कोई प्रॉब्लम हुई, तो अब इसको फोल्ड किया जाएगा। ऐसे फोल्ड करने से मजीद शॉर्ट होगा कि नहीं? तो एक खास शेप ये इख्तियार करके जब ये इस तरह से कंडेंस हो जाए तो इसको कहा जाता है टर्शियरी स्ट्रक्चर। एक याद रखना, टर्शियरी स्ट्रक्चर सिंगल चेन में होती है। ये बीटा प्लेटेड शीट और ये दोनों भी सिंगल चेन में होंगे। ये टर्शियरी स्ट्रक्चर में सिंगल चेन में, कि वो इससे भी ज़्यादा फोल्डेड हो गई तो कंडेंसेशन और ज़्यादा हो गई, साइज और छोटा हो गया। और एक और बात है, सिर्फ साइज इशू नहीं है, कुदरत का निज़ाम है कि हर मॉलिक्यूल और हर सेल और हर टिश्यू और ऑर्गन अपने काम के हिसाब से डिज़ाइन है। तो यानी स्ट्रक्चर ऑफ एनीथिंग हेल्प्स इट्स फंक्शन, यानी साख्त ऐसी बनाई गई है कि वो काम को फैसिलिटेट करे। तो समटाइम्स काम की खातिर भी इनको प्राइमरी, सेकेंडरी या टर्शियरी कॉन्फ़िगरेशन में से किसी से गुजरना पड़ता है। मैं क्लियर कर पाया? Yes, मैं दोबारा बताता हूँ आपको कि किसी प्रोटीन की मखसूस शक्ल है तो उसकी 2 वजह है, एक साइज है, एक उसका काम की नेचर है। मैं आपको मिसाल बताता हूँ, काटने वाली चीज़ें तो बहुत सारी हैं। आरी भी काटती है, छुरी भी काटती है, कुल्हाड़ी भी काटती है, लेकिन सबकी शेप में फर्क है। आप आके कुल्हाड़ी से टमाटर काटने लग जाए तो ये अजीब हो जाएगा, टमाटर ही टुकड़े हो जाए, या छुरी से जाके लकड़ियां तोड़ने की कोशिश करें तो ये भी मुमकिन नहीं। तो जैसा फंक्शन वैसी शेप, या दूसरे अल्फाज में द स्ट्रक्चर ऑफ एनीथिंग फैसिलिटेट्स इट्स फंक्शन। तो ये शेप्स जितनी बनती हैं ये इनके फंक्शन के हिसाब से, ठीक हो गया। तो कौन सी, आपको अभी तक 3 शक्लें मैंने बताई, कौन सी शक्ल ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है? टर्शियरी। अच्छा, इसके बाद आती है बारी क्वाटरनरी। क्वाटरनरी में एक से ज्यादा पॉलीपेप्टाइड्स इन्वॉल्व होते हैं। मसलन एक प्रोटीन ये बड़ा था, ये कौन सी शेप है? टर्शियरी। इसी का दूसरा भी था, वो भी इसी तरह से टर्शियरी हालत में था, दोनों जुड़ गए। अब
तीसरा भी था, वो भी टर्शियरी हालत में है, वो भी इनके साथ मिल गया। और एक चौथा भी था, वो भी टर्शियरी में था और वो भी आके इनके साथ मिल गया। तो अब इन सब को मिलाकर क्या कहेंगे? क्वार्टर पॉलिपिपेप्टाइड। इसकी बहुत बड़ी मिसाल आप जानते हैं हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन 4 पॉलीपेप्टाइड चेन पर मुश्तमिल है और हर पॉलीपेप्टाइड चेन टर्शियरी स्ट्रक्चर में है। जब ये चारों मिल जाए तो अब क्या बन जाएगी? क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। समझ आ गया बेटा? कोई मुश्किल तो नहीं ना, आसान है। अच्छा, अब है बहुत जबरदस्त सी बहस, वो है किसी प्रोटीन में, मैंने अभी आपसे कहा था कि अमाइनो एसिड की तादाद, अक़साम और तरतीब अहम होती है। वो क्यों? इंपॉर्टेंस ऑफ नंबर, वैरायटी एंड सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड्स इन अ प्रोटीन कहें या इन अ पॉलीपेप्टाइड चेन कहें। दोबारा सुने बेटा, हम बहस करने लगे हैं नई चीज का। वो क्या है कि किसी प्रोटीन में अमाइनो एसिड की तादाद कितनी है, अक़साम कौन कौन से इस्तेमाल हुई हैं और उनकी तरतीब क्या है। ये बहुत अहम है। किस वजह से? मैंने शुरू में एक इशारतन कहा था, इसको हम वर्ड की स्पेलिंग से समझ सकते हैं। स्पेलिंग गलत तो नहीं लिखा मैंने, मेरी स्पेलिंग बहुत कमजोर है, फिर भी स्पेलिंग से वर्ड के मानी बनते हैं। मिसाल के तौर पर आपने लिखा नो, इधर लिखा ऑन। तरतीब बदलने से दोनों के माने बदले कि नहीं? प्रोनाउंसिएशन बदल गई, माने बदल गए। और इसी तरह अगर आप लिखते हैं PEN, तो अब मैं इसको यूं जस्टिफाई करता हूं कि इस वर्ड में 3 लेटर्स इस्तेमाल हुए हैं। वैरायटी क्या है? P है, E है, N है। ये अक़साम इस्तेमाल हुई है। तरतीब क्या है? पहले P, फिर E, फिर N। अब मैं अगर इसमें मनमानी करने लग जाऊं, N को शुरू में लाऊं तो वर्ड भी बिगड़ा, माने भी बिगड़े कि नहीं? या तादाद कम कर दूं या कोई और रख दूं, मसलन यू रख दिया, तो माने बदले कि नहीं? बिल्कुल यही सिचुएशन किसी भी प्रोटीन में अमाइनो एसिड की है। यानी अमाइनो एसिड्स डिफाइन देयर वैरायटी, देयर नंबर एंड देयर सीक्वेंस डिफाइन द प्रॉपर्टीज ऑफ प्रोटीन। किसी प्रोटीन की प्रॉपर्टी का दारोमदार किस चीज पर है? जी, अमाइनो एसिड की तादाद, अक़साम और तरतीब पर। नहीं समझे? यानी किसी भी प्रोटीन की जो भी खूबियां बनती हैं 3 चीजों से बनती हैं। उसमें कौन कौन से अमाइनो एसिड हैं, कितने हैं और किस तरतीब में है, ये बहुत अहम है। क्या ये हमने तुक्का लगाया या सचमुच ऐसा है? हमारे पास कोई मिसाल है? तो इसकी मिसाल हमारे पास है हीमोग्लोबिन की। हीमोग्लोबिन एक प्रोटीन है जिसमें 574 अमाइनो एसिड्स हैं। कितने हैं? 574। ये तादाद आ गई। अरेंज्ड इन 4 पॉलीपेप्टाइड चेन्स। 2 पॉलीपेप्टाइड चेन्स ये हैं फर्स्ट में और 2 पॉलीपेप्टाइड चेन्स ये हैं। पहली 2 को अल्फा, दूसरी 2 को बीटा चेन से। दोनों अल्फा चेन में 146 अमाइनो एसिड्स ईच होते हैं और दोनों बीटा में 141 अमाइनो एसिड्स ईच होते हैं। अल्फा चेन में कितने हैं? 141 दोनों में, और बीटा में कितने हैं? 141। तो ये सब मिलकर 574। अगर इसमें कोई एक भी तादाद में कम हो जाए या तादाद में बढ़ जाए तो हीमोग्लोबिन की पूरी स्ट्रक्चर तहस नहस हो, और न सिर्फ स्ट्रक्चर तहस नहस हो जाएगी बल्कि उसका फंक्शन भी खराब। हीमोग्लोबिन क्या काम करती है? ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करती है। अब उसकी एक मिसाल बताता हूँ। ये फर्ज करें नॉर्मल है और इनमें से हर चेन टर्शियरी फॉर्म में है। ये इस तरह से है, ये इस तरह से है और ये इस तरह से है। चारों मिलकर क्वाटरनरी बन जाती हैं तो ये एक ग्लोब्यूलर प्रोटीन बन जाता है। फाइनल शेप ये है।
और जब ये इस हालत में आरबीसी के अंदर हो तो ये ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करती है। एक जीन में खराबी की वजह से एक अमाइनो एसिड की जगह बदल जाती है। एक दो ये दोनों अल्फा चेन्स हैं और ये दोनों बीटा चेन्स हैं। बीटा चेन नंबर 2 पर पोजीशन नंबर 6 पर 1 2 3 4 5 और 6 इस नॉर्मल में 1 2 3 4 5 6 नॉर्मल में होता है ग्लूटामिक एसिड। ये एक अमाइनो एसिड है ग्लूटामिक एसिड। और किसी जीन में खराबी की वजह से यहाँ जो 6 पोजीशन थी इसमें ग्लूटामिक एसिड की जगह वेलाइन आता है। वेलाइन आने की वजह से इस प्रोटीन की ये शेप ही चेंज हो जाती है और ये प्रोटीन शेप चेंज करके इस तरह हो जाती है। इसकी वजह से क्या होता है, जो हमारा आरबीसी था उसकी शक्ल बदल जाती है। नॉर्मल हालत में आरबीसी इस तरह से है। आरबीसी इस एक अमाइनो एसिड की तब्दीली की वजह से आरबीसी की शक्ल ही बदल के यूं हो जाती है। कभी यूं हो जाता है चांद की तरह, कभी ये इस तरह से होता है। इस कंडीशन को क्या कहते हैं, सिकल सेल। सिकल सेल एनीमिया, खून की कमी को एनीमिया, हालांकि यहाँ खून कम नहीं है। हुआ क्या है, 574 अमाइनो एसिड जब सब अपने अपनी जगह पे थे तो ये सेल नॉर्मल था, ये ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट कर रहा था हीमोग्लोबिन की मदद से। लेकिन 574 में से एक अमाइनो एसिड की जगह बदल दी, ग्लूटामिक एसिड की जगह वेलाइन आ गया और इसने न सिर्फ प्रोटीन की शेप को चेंज किया बल्कि जिस सेल में ये प्रोटीन होता था वो सेल की शेप चेंज हो। अब ये वाला सेल जो बिगड़ चुका है ये दो मसाइल पैदा करेगा जिस शख्स के जिस्म में हुआ है। एक तो ये प्रॉपर ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट नहीं कर सकता, दूसरा ये खून की बारीक नालियों में फंसेगा। नतीजा क्या निकलेगा, इंसान की मौत। आपको अंदाजा हुआ कितना अहम था। यानी मैंने जो शुरू में 3 बातें आपको बताई कि किसी प्रोटीन में अमाइनो एसिड की तादाद, अक़साम और तरतीब इतनी अहम है कि इसमें मामूली भी गलती की गुंजाइश नहीं। और अगर हो भी गई तो देखें ना, 574 में से 573 अपनी अपनी जगह पर है। एक ने पोजीशन बदली है जिसकी वजह से प्रोटीन की शक्ल बिगड़ी है, प्रोटीन ने सेल की शक्ल बिगाड़ दी है और सेल अपना काम नहीं कर पाया जिसकी वजह से इंसान की मौत हो गई। तो इससे बड़ा क्या सबूत हमें मिलेगा कि ये कितने अहम है। अब अगला सवाल, ये अगर इतनी नाजुक है और इतनी अहम है तो इसको मेंटेन कौन करे? सवाल है ना, अमाइनो एसिड की तरतीब रखना, क्योंकि बहुत सारे प्रोटीन छोटे भी होते हैं। सबसे छोटे प्रोटीन में भी 50 के करीब अमाइनो एसिड होते हैं। एवरेज प्रोटीन की अक्सरियत में 3000 तक अमाइनो एसिड हो सकते हैं। अब 3000 अमाइनो एसिड में से हर एक को अपनी अपनी जगह रखना, ये कोई माहिर ही कर सकता है और वो माहिर है राइबोसोम। और राइबोसोम की मदद करता है mRNA। आगे किसी जगह बताऊंगा, मैसेंजर आरएनए डिक्टेट करता है राइबोसोम को, अब ये रखो, अब ये रखो, अब ये रखो, और वो रखता चला। इसकी मिसाल कभी मौका मिले तो आप देखें, ये जो नंबर प्लेट्स बनते हैं या पेनाफ्लेक्स बनता है उसमें कंप्यूटर है बाहर, कंप्यूटर में एक प्रोग्राम करके आप सेंड करते हैं मशीन को। जो डिज़ाइन आपने कंप्यूटर की स्क्रीन पर बनाया है वही डिज़ाइन के अंदर वो बड़ी मशीन कटिंग करता है, प्रिसाइज साइज, शेप, हर चीज़ आप उधर मुकर्रर करते हैं। यहाँ भी एक निज़ाम है। तो प्रोटीन में अमाइनो एसिड की तादाद, अक़साम और तरतीब को मेंटेन रखने का जिम्मेदार राइबोसोम है, लेकिन राइबोसोम खुद ये मेंटेन नहीं कर सकता, वो mRNA की मदद से ये काम करता है। तो mRNA डिक्टेट्स और राइबोसोम फैसिलिटेट्स द अरेंजमेंट्स एंड मेंटेनेंस सीक्वेंस एंड नंबर ऑफ अमाइनो एसिड इन अ प्रोटीन। समझ आ गया बेटा? yes, तो ये है इसका खास, और ये राज मालूम किया था एफ सेंजर नाम के साइंसदान ने। 11 साल की रिसर्च का निचोड़ था ये। तो हम जल्दबाज हो गए हैं, हमसे तो बैठ के एक 5 मिनट का क्लिप नहीं देखा जाता, 30-30 सेकंड के क्लिप्स के बाद मोबाइल स्क्रॉल करते हैं। तो साइंस या रिसर्च समटाइम्स इतनी सब्र आजमा होती है कि जिसका हम सोच भी नहीं सकते। तो डिटर्मिनेशन ज़रूरी है बेटा, कोई भी काम करो, पढ़ाई से लेकर लड़ाई तक डिटर्मिनेशन ज़रूरी है।
अगर आप डिटरमिन हैं तो वो काम हो जाएगा, नहीं तो फिर नहीं। सर ऐसे डिसबैलेंसिंग कब होगी? जी, इस तरह डिसबैलेंसिंग कब होगी? ये अगर उस एम जीन डीएनए में होता है, उसका अक्स आरएनए में आता है। अगर डीएनए में खराबी हुई तो वही खराबी आरएनए में मुंतकिल होगी, आरएनए में खराबी हुई तो ये यहाँ खराबी। इसको बैलेंस करने का कोई तरीका है? नहीं, क्योंकि ये म्यूटेशन से होता है। म्यूटेशन स्पॉन्टेनियस चेंज इन जेनेटिक प्रोग्राम होता है। अगर किसी हादसे की वजह से हुआ, एक सेल में हुआ तो कोई फर्क नहीं पड़ता। ये शुरू में पैदाइशी आती है, एम्ब्रियो में अगर ऐसा हो गया, जाइगोट में हुआ तो फिर वो पूरे सेल में होगा, वरना बाद में अगर एक सेल में हुआ तो कोई फर्क नहीं। सर जेनेटिक इंजीनियरिंग से जीन में हुई म्यूटेशन को खत्म उसको ठीक किया जा सकता है, लेकिन अब मसला ये है जेनेटिक इंजीनियरिंग एप्लीकेबल कब है। अगर ये राज आपको जाइगोट में ये खराबी है पता चल जाएगा तो उधर ठीक कर सकते हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग के जरिए, अदरवाइज बाद में बड़ा होने के बाद मुमकिन नहीं।